2025 है और आज हम कुछ उन खबरों और जानकारियों की गहराई में उतरेंगे जो हमारे एक श्रोता ने भेजी हैं। काफी कुछ है आज देखने को। हाँ, वाकई कई महत्वपूर्ण बिंदु है। आज के मुख्य मुद्दे हैं कैबिनेट के कुछ अहम फैसले, जिसमें वो 8वां वेतन आयोग और उर्वरकों पर सब्सिडी वाली बात है। फिर चक्रवात मोंथा की गंभीर स्थिति, उस पर भी नजर डालेंगे। हाँ, वो काफी सीरियस लग रहा है। बिल्कुल। और बिहार चुनाव का मैनिफेस्टो, HAL का रूस के साथ एक काफी बड़ा समझौता है शायद, और अर्थव्यवस्था से जुड़ी भी कुछ चीजें हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद सिर्फ ये खबरें बताना नहीं है, बल्कि इनके पीछे क्या है, इनका मतलब क्या है और ये क्यों मायने रखती हैं, ये समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका विश्लेषण। ठीक है, तो सबसे पहले कैबिनेट के फैसले लेते हैं। एक बड़ी खबर तो यही है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों, मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस, को मंजूरी मिल गई है। श्रोता के नोट्स में भी इस पर जोर था। हाँ, ये काफी अहम प्रशासनिक कदम है। शर्तें तय होने का मतलब है कि अब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि आयोग किन मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा, और इसके लिए उन्हें 18 महीने का वक्त मिला है गठन की तारीख से। 18 महीने? ठीक है, हाँ। और इसमें एक चेयरमैन होंगे, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक मेंबर सेक्रेटरी। जाहिर है इसका सीधा असर पड़ेगा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब पर। और अर्थव्यवस्था पर भी असर होगा। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर होगा। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी पुष्टि की है। एक बात जो श्रोता के विश्लेषण में थी वो ये कि शायद इस बार की शर्तों में वित्तीय स्थिरता पर ज्यादा ध्यान देने की बात है पिछली बार के मुकाबले। अच्छा, मतलब सिर्फ वेतन बढ़ाना ही नहीं बल्कि सरकारी खजाने का भी ध्यान रखना है। ये दिलचस्प है। और इसी बैठक में किसानों के लिए भी कुछ राहत की बात थी, उर्वरक सब्सिडी की। हाँ बिल्कुल, कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 के लिए जो फॉस्फेटिक और पोटैशिक खादें हैं उन पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, मतलब NBS, उसको भी हरी झंडी दे दी है। ओके। करीब 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी है ये, और ये दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। NBS का मतलब है वो खाद की बोरी की कीमत पर सब्सिडी नहीं, बल्कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉस्फेट, पोटैश, उसके आधार पर सब्सिडी मिलती है। तो इससे किसानों को क्या फायदा होगा? सीधा फायदा ये कि रबी फसलों के लिए खाद थोड़ी सस्ती मिलेगी, तो उनकी लागत कम करने में मदद मिलेगी, है ना? और श्रोता के नोट्स में भी ये था कि ये फैसला बिल्कुल रबी की बुआई से पहले आया है, तो टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है। सही बात है, टाइमिंग अहम है। अच्छा, तो एक तरफ ये आर्थिक और कृषि नीतियां, और दूसरी तरफ देश के पूर्वी तट पर एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से भी जूझना पड़ रहा है, चक्रवात मोंथा। जो रिपोर्ट्स और विश्लेषण हमारे श्रोता ने भेजे हैं वो तो काफी गंभीर तस्वीर दिखा रहे हैं। हाँ, ये गंभीर चक्रवाती तूफान यानी सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, और ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास लैंडफॉल, मतलब जमीन से टकराने की प्रक्रिया, वो शुरू हो गई है। हाँ, और इसे तट पार करने में अभी शायद 3-4 घंटे और लगेंगे। स्थिति की गंभीरता आप इसी से समझ सकते हैं कि आंध्र के 19 और उड़ीसा के 5 तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट मतलब बहुत भारी बारिश। बहुत भारी बारिश, बाढ़ और वो तूफान की वजह से समंदर का पानी तटों पर आ जाता है ना, जिसे स्टॉर्म सर्ज कहते हैं, उसका भी खतरा है। स्टॉर्म सर्ज में होता यह है कि समंदर का लेवल सामान्य से बहुत ऊपर उठ जाता है और पानी तेजी से अंदर घुसता है। ये तो बहुत खतरनाक है। आंध्र प्रदेश से क्या खबरें आ रही हैं? काकीनाडा के पास हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है, और जबरदस्त बारिश। हाँ बिल्कुल, आंध्र के करीब 22 जिलों के 400 मंडल प्रभावित बताए जा रहे हैं। नेल्लोर जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। एहतियात के तौर पर हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। आंकड़ा करीब 75,000 का है। 75,000 लोग? हाँ, राज्य सरकार ने काफी तैयारी की है, मतलब सैकड़ों कंट्रोल रूम और राहत केंद्र बनाए हैं। सड़क, रेल, हवाई यातायात सब रोक दिया गया है प्रभावित इलाकों में। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण वो खुद अमरावती के रियल टाइम गवर्नेंस सेंटर से स्थिति देख रहे हैं। अच्छा। और ड्रोन से नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए हैं। करीब 3.6 करोड़ लोगों को मोबाइल पर अलर्ट भी भेजा गया है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। और ओडिशा का क्या हाल है? वहां भी स्थिति गंभीर है?
हाँ, ओडिशा के दक्षिणी जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। सरकार ने वहाँ 8 जिलों में जो निचले इलाके हैं या जहाँ भूस्खलन का खतरा है वहाँ से लोगों को निकाला है। कई जगहों से कच्चे घरों को नुकसान पहुँचने और पेड़ उखड़ने की भी खबरें आ रही हैं। आज के लिए 5 जिलों में रेड अलर्ट है। वहाँ मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी लगातार नजर रखे हुए हैं और उनका मुख्य जोर 0 कैजुअलिटी पर है, मतलब किसी की जान न जाए। सही है, प्राथमिकता तो जान बचाना ही होनी चाहिए। बिल्कुल। रेलवे ने भी एहतियात के तौर पर कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं और मछुआरों को 30 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने को कहा गया है। ऐसी आपदा में NDRF मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। उनकी क्या तैयारी है? हाँ, बिल्कुल। NDRF की 26 टीमें 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात की गई हैं। सबसे ज्यादा 12 आंध्र प्रदेश में और 6 ओडिशा में। बाकी तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी में भी हैं। अच्छा। और करीब 19 और टीमें रिजर्व में भी रखी गई हैं। ये दिखाता है कि रिस्पांस मल्टी लेवल है। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेलवे अधिकारियों को अलर्ट रहने और चक्रवात के बाद जल्द से जल्द सेवाएं बहाल करने को कहा है। श्रोता के विश्लेषण में इस तालमेल की तारीफ तो है, लेकिन शायद जमीनी स्तर पर संसाधनों की कमी का भी जिक्र था। हाँ, विश्लेषण में इस समन्वय की सराहना तो है, लेकिन ये भी इशारा किया गया है कि इतने बड़े पैमाने पर आपदा में जमीनी स्तर पर संसाधन मतलब मैन पावर और सामान हमेशा एक चुनौती रहते हैं। सही बात है। चलिए अब इस प्राकृतिक आपदा की चिंता से थोड़ा हटकर राजनीति के मैदान की तरफ चलते हैं। बिहार में छठ के बाद विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाने वाला है। हमारे श्रोता की दिलचस्पी बिहार की राजनीति में भी काफी है और उन्होंने विपक्षी महागठबंधन के घोषणा पत्र से जुड़े कुछ दस्तावेज भेजे हैं। हाँ, RJD और कांग्रेस समेत 7 दलों वाला ये जो महागठबंधन है, इन्होंने अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला वादा है हर परिवार के एक सदस्य को स्थायी सरकारी नौकरी देना। हर परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी? हाँ, स्थायी नौकरी, और इसके लिए सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर कानून लाने का वादा किया है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। घोषणा पत्र में रोजगार के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दे भी हैं। जाहिर है, इतना बड़ा चुनावी वादा है तो सत्ताधारी NDA की तरफ से प्रतिक्रिया तो आई ही होगी। श्रोता के नोट्स में कुछ नेताओं के बयान भी थे शायद। बिल्कुल, NDA की तरफ से तो इसे ज्यादातर खारिजी किया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इसे अवास्तविक और जनता को गुमराह करने वाला बताया। उधर एक और राजनीतिक डेवलपमेंट में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने अररिया की एक रैली में बीजेपी और AIMIM दोनों पर ही सीमांचल के लोगों से धोखा करने का आरोप लगाया। तो ये बयानबाजी दिखाती है कि चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पारा कितना चढ़ रहा है। श्रोता की भेजी गई ये अलग अलग बयान अगर एक साथ देखें तो साफ लगता है कि नौकरी का मुद्दा इस चुनाव में सेंटर में रहने वाला है। हाँ, लग तो यही रहा है। अच्छा, आप थोड़ा रुख बदलते हैं और रक्षा व नागरिक उड्डयन क्षेत्र की एक अहम खबर पर आते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। श्रोता ने ऐसे आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में देखने का सुझाव दिया है। हाँ, ये समझौता भारत में SJ-100 नाम का एक सिविल कम्यूटर विमान बनाने के लिए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के लिए एक तरह से गेम चेंजर बताया है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। बिल्कुल, जिसका मकसद छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ये नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। और सबसे दिलचस्प बात, जैसा कि श्रोता के नोट्स में भी हाईलाइट किया गया है, ये SJ-100 देश में बनने वाला पहला पूर्ण यात्री विमान होगा। वाह, देश में बनने वाला पहला पूरा यात्री विमान। ये तो सुनने में मेक इन इंडिया और हमारी तकनीकी क्षमता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर लग रहा है। लेकिन क्या श्रोता के विश्लेषण में इससे जुड़ी कुछ चुनौतियों या इसकी टाइमलाइन पर भी कोई बात थी? हाँ, विश्लेषण में इस बात का जिक्र है कि देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फिर प्रोडक्शन शुरू करने में जो वक्त लगेगा वो अहम होगा। और साथ ही अभी जो वैश्विक राजनीतिक माहौल है उसमें रूस के साथ इस तरह का बड़ा समझौता कितना स्मूथ रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर इसे एक बड़ी रणनीतिक पहल के तौर पर ही देखा जा रहा है। समझ गया।
चलिए अब कुछ और ज़रूरी सुर्खियों पर भी नज़र डाल लेते हैं जो हमारे श्रोता के भेजे गए संग्रह में थीं। एक खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल हरियाणा के अंबाला जा रही हैं और वहां राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। हाँ, ये उनका किसी फाइटर जेट में दूसरा अनुभव होगा। इससे पहले अप्रैल 2023 में उन्होंने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। ये एक तरह से सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाने वाला कदम होता है। हाँ बिल्कुल। एक और चीज जिसकी चर्चा थी वो है GST बचत उत्सव और खासकर हाउसिंग सेक्टर पर इसका असर। श्रोता ने कुछ आंकड़े भी भेजे थे इसके बारे में। हाँ, ये उत्सव पिछले महीने 22 तारीख को शुरू हुआ था। इसका मकसद यही है कि GST दरों में जो कटौतियां हुई हैं उनका फायदा आम लोगों तक पहुंचे और हाउसिंग सेक्टर के लिए ये काफी अहम रहा है। कैसे? श्रोता के भेजे आंकड़ों के मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और सेवाएं हैं उन पर GST कम होने से घर बनाना वाकई सस्ता हुआ है। जैसे ईंटों पर जॉब वर्क 12% से घटा के 5% कर दिया। मार्बल और ग्रेनाइट ब्लॉक पर भी GST 12% से 5% हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ओह, 28 से 18, ये तो 10% की सीधी कमी है। हाँ बिल्कुल, इससे घर खरीदारों और डेवलपर्स दोनों को काफी राहत मिली है। अच्छा, अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और आंकड़ा आया है। सितंबर में भारत का औद्योगिक उत्पादन मतलब IIP 4% बढ़ा है। जी हाँ, ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की वजह से है। और साथ ही अगस्त महीने के IIP ग्रोथ के आंकड़े को भी थोड़ा सुधारा गया है, उसे 4.1% कर दिया गया है। श्रोता के नोट्स इसे अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे आ रहे सुधार के संकेत के तौर पर देखते हैं, हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी हैं। ठीक है। और अंत में एक दिलचस्प जानकारी। शुक्रवार 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल BSF के स्वदेशी कुत्तों यानी K9s का एक खास दस्ता भी शामिल होगा। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये स्वदेशी नस्लों के कुत्तों के अनुशासन, उनकी फुर्ती और सुरक्षा बलों में उन पर जो भरोसा बढ़ रहा है उसका प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में मन की बात में BSF और CRPF में स्वदेशी कुत्तों को शामिल करने की तारीफ की थी। अच्छा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि नीति आयोग ने भारत के सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर पर 2 रिपोर्टें जारी की हैं और पहली बार इस सेक्टर का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए एक समर्पित सेवा प्रभाग भी बनाया गया है। ये सर्विस सेक्टर की बढ़ती इंपॉर्टेंस को दिखाता है। तो आज हमने श्रोता द्वारा साझा किए गए स्रोतों के जरिए कई अलग-अलग लेकिन काफी महत्वपूर्ण विषयों की गहराई में झांका। सरकार के नीतिगत फैसलों से लेकर प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों तक, राजनीतिक सरगर्मियों से लेकर रक्षा और अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशों तक। बिल्कुल, ये सारी खबरें जो पहली नजर में शायद बिखरी हुई लगे, पर ये मिलकर देश की एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। जी। चाहे वो वेतन आयोग का लाखों कर्मचारियों और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला असर हो, या चक्रवात जैसी आपदा से निपटने के लिए जरूरी तालमेल और उसकी चुनौतियां हो, बिहार जैसे राज्य में चुनावी वादों की गूंज हो, या फिर हायल और रूस के समझौते के जरिए तकनीक और उत्पादन में आत्मनिर्भरता की महत्वाकांक्षा। इन स्रोतों का विश्लेषण हमें इन घटनाओं के पीछे के मायने और उनके आपसी जुड़ाव को समझने में मदद करता है। सही कहा। इन विभिन्न स्रोतों को एक साथ देखने से राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ चल रहा है उसकी एक साफ और ज्यादा व्यापक समझ बनती है। हाँ, तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं जो HAL और रूसी कंपनी के बीच हुए समझौते से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि ये SJ-100 विमान देश में बनने वाला पहला पूर्ण यात्री विमान होगा और ये नागरिक उड्डयन के लिए खेल का रुख बदलने वाला साबित हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई उतना बड़ा बदलाव ला पाएगा? इसके लंबे समय में रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या होंगे, खासकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में? ये एक अहम सवाल है। जरूर, ये सोचने वाला सवाल है और इस पर आगे और जानकारी जुटाई जा सकती है। फिलहाल आज के इस विश्लेषण के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की पड़ताल के साथ। धन्यवाद।